हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अरविंदर कौर एमएड सेमेस्टर 3 की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि रिसर्च मेथड इन एजुकेशन पार्ट 2 में हम यूनिट 2 की पढ़ाई कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने यूनिट 2 के मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में टेस्ट, इन्वेंट्रीज एंड स्केल्स के बारे में कम्प्लीटली जाना था। और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं कि इसके टाइप्स ऑफ एंड कंस्ट्रक्शंस के बाद हमें यूजर्स आइडेंटिफाइंग अ टूल यूजिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इंफॉर्मेशन के बारे में जानना है, जिसको हम रिसर्च की भाषा में कहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डाटा, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं रिलायबिलिटी को कवर करूंगी। जो भी हमारी डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है उसकी रिलायबिलिटी को हम अपने रिसर्च में किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से उसकी पहचान की जाती है, यही हमारा आज का टॉपिक है। हमारे आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आप सभी जानते हैं कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो की जाती है या जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा की रिलायबिलिटी अच्छी हो। हालांकि क्वालिटेटिव रिसर्च में 100% रिलायबिलिटी को मेज़र करना इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल। किसी भी रिसर्चर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो 100% रिलायबिलिटी या 100% वैलिडिटी को इस्टेब्लिश कर पाए या आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कोशिश होती है, पॉसिबिलिटी ये होती है कि जितने एक्सटेंड तक हो सके हम अपनी रिसर्च की रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को परफेक्ट रखें, उसे आइडेंटिफाई करें। तो डियर स्टूडेंट, आइए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन। तो हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हमारे जो भी डाटास जो हमने कलेक्ट किए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने जो कलेक्ट की है, उसको हम किस तरह से उसकी रिलायबिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे। आज का वीडियो उसी पर आधारित है। डियर स्टूडेंट, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं ये चाहूँगी कि मैं आपको ये बताऊँ और ये समझाऊँ इससे पहले कि रिलायबिलिटी होती क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है। तो रिलायबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको जानने से पहले आज हम ये जानते हैं कि रिसर्च में या रिसर्च के डाटा कलेक्शन में, इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी क्या होती है। चलिए आइए आज शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफाइंग अ टूल यूजिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, इसको जानने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि रिलायबिलिटी, जिसे हम हिंदी में विश्वसनीयता कहते हैं, वो क्या होती है और वैलिडिटी क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। विश्वसनीयता इन रिसर्च द टर्म रिलायबिलिटी मीन्स रिपीटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी। रिसर्च में रिलायबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज की रिपीटेशन और कंसिस्टेंसी की डिग्री का स्टेबल होना। ठीक है, इट इज द डिग्री to which an assessment tool produces stable and consistent result। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर जब हम रिलायबिलिटी की बात करते हैं, आप एक स्केल लेते हो, स्केल से मेज़र करते हो, तो हम ये कहते हैं कि इस स्केल की रिलायबिलिटी 100% है। मतलब ये कि आज हम इसको मेज़र करेंगे तो भी इसकी मेज़रमेंट उतनी ही होगी, हम कल मेज़र करेंगे, अगर सारी चीज़ें, सिचुएशन सारी एक जैसी होती है तो कल भी उसकी मेज़रमेंट उतनी ही होगी, और हम जब भी उस स्केल से मेज़र करेंगे तो उसकी मेज़रमेंट उतनी ही होगी। मतलब वो 100% रिलायबल है, विश्वसनीय है। लेकिन जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में डाटा कलेक्ट करते हैं, जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च में
इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं, चाहे वो क्वेश्चनर के थ्रू करें या हम इंटरव्यू के थ्रू करें, तो जब भी हम वो इंफॉर्मेशन या वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें ये जानना होता है कि वो डाटा या उस इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी कितनी है। क्योंकि आप जब डाटा कलेक्ट करते हैं वो ह्यूमन बिहेवियर पे होता है, ह्यूमन एटीट्यूड पे होता है, तो वो एटीट्यूड और वो बिहेवियर जो है वो समय के साथ साथ चेंज हो जाता है या टाइम के अकॉर्डिंग उसमें डिफरेंसेस आने लगते हैं, उस इंफॉर्मेशन में डिफरेंसेस आने लगते हैं। तो इसलिए रिसर्च में रिलायबिलिटी का चेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कॉलेज में गए, आपने 50 स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया और जो क्वेश्चनर आज आपने उनको दिया है वो उन्होंने आज भरा, और 10 दिन बाद आप जाएंगे और सेम वही क्वेश्चनर आप उन्हीं 10 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट को देंगे, तो उनके आंसर्स बिल्कुल सेम होंगे जो 10 दिन पहले थे और 10 दिन आज बाद में हैं। क्या वो बिल्कुल उनके आंसर सेम होंगे? ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनके क्वेश्चनर के आंसर्स में डिफरेंसेस आ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें चेक करना होता है कि हम जो डाटा और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसकी रिलायबिलिटी क्या है और किस एक्सटेंट तक, किस हद तक वो रिलायबिलिटी हो सकती है। तो आइए रिलायबिलिटी को और प्रॉपर तरीके से समझें कि इट इज़ द डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूसेस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। ये वो डिग्री है, मेज़र करने की वो डिग्री है जिससे कि जो कि असेसमेंट टूल, हमारा असेसमेंट टूल कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चनर भी हो सकता है, वो इंटरव्यू भी हो सकता है, तो हमारा जो असेसमेंट टूल है वो स्टेबल और कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है या देता है। तो ये वो डिग्री है। उस डिग्री को मेज़र करना कि किस हद तक हमारा जो टूल है, जो हमारा क्वेश्चनर है या हमारा इंटरव्यू लेने का जो तरीका है, वो किस हद तक हमें रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता देता है अगर हम उस टेस्ट को बार बार करें, या दोबारा से हम ये कैसे जानें कि हमारा जो टूल है वो बहुत ही परफेक्ट है, बहुत ही स्टेबल है। It refers to the extent to which a test is internally consistent and the extent to which it yields consistent results on testing and retesting. कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी टेस्ट को एक बार या सेम टेस्ट को अगर दोबारा लेते हैं तो जो उसका रिजल्ट आता है वो किस हद तक, कितने हद तक वो कंसिस्टेंट है, सेम होता है, या उसमें वेरिएशन नहीं आते हैं, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी रिलायबिलिटी को हम आज के वीडियो में समझेंगे। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं रिलायबिलिटी ही आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि आपको एक बार वैलिडिटी के बारे में भी बता दूं कि वैलिडिटी यानी कि वैधता क्या होती है। वैलिडिटी, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में कई तरीके से समझ सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट बाहर से ख़रीदते हो तो उसमें भी वैलिडिटी होती है, उसमें भी लिखा होता है कि इतने टाइम तक ये सही है एंड इतने टाइम के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तो हर एक चीज़ की एक वैलिडिटी होती है। वो वैलिडिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, जो हम रिसर्च में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसकी वैलिडिटी भी होती है। और इट इज़ द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। तो जो हमें मेजर करना है, व्हाट वी सपोज टू मेजर, उसकी, उस इंस्ट्रूमेंट की कितनी वैलिडिटी है, किस डिग्री तक वो सही होता है या कब तक वो सही होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उस डिग्री को जरूर समझें कि इसकी कितनी डिग्री है। इट इज़ द कोरिलेशन ऑफ टेस्ट विथ सम क्राइटेरिया। इसमें हम कुछ टेस्ट करते हैं जो कि कुछ क्राइटेरियाज के साथ होते हैं। वैलिडिटी का एक वीडियो मैं अलग से आपको तैयार करके दूंगी, अलग से इस वीडियो को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए आज हम रिलायबिलिटी को कंटिन्यू करते हैं। आइए
मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या होती है, विश्वसनीयता के कितने प्रकार होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें मैंने कई तरह के आपको विश्वसनीयता के प्रकार बताए हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट विश्वसनीयता के प्रकार है वो 3 तरह के होते हैं, और ये तीन है। जैसे टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जिसे हम पुनः परीक्षण कहते हैं। दूसरा है हमारा इक्विवेलेंट एंड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, ये है इक्विवेलेंट एंड पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी का मतलब होता है समानांतर प्रारूप विधि, और हमारी स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड यानी कि अर्ध विच्छेदन विधि। अर्थ विच्छेदन विधि जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि टेस्ट रिलायबिलिटी भी काफ़ी यूज़ में आती है। इक्विवेलेंट जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट होती है रिलायबिलिटी, वो होती है इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। इन तीनों के बारे में हम जानते हैं, इन तीनों के बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं, आज हम पढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट, मैं आपको ये 3 जो मेथड्स हैं, इन 3 मेथड्स के बारे में डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, जिसे हम परीक्षण पुनः परीक्षण कहते हैं। तो टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है? टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में ये होता है कि हम एक ही टेस्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 बार 3 बार करके देखते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। मतलब जो टेस्ट हमने अभी किया, अगर हमने 50 स्टूडेंट पे कोई टेस्ट किया है तो, या उनको क्वेश्चन दे करके हमने उनसे कुछ क्वेश्चन फिलअप करवाए हैं, तो सेम उन्हीं 50 स्टूडेंट को हम 1 हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद सेम क्वेश्चन फिलअप कराएंगे और देखेंगे कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। फिर 10 दिन बाद सेम क्वेश्चन फिलअप कराएंगे और फिर ये देखेंगे कि उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। तो इसमें क्या होता है कि ऑब्टेन बाय एडमिनिस्ट्रिंग द सेम टेस्ट ट्वाइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक ही ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से हम क्या करेंगे, अलग अलग समय में सेम टेस्ट करवाएंगे और तब हमें पता चलेगा कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। Used to assess the external consistency, that is stability of a measure from one time to another। तो इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? हम इसको एक्सटर्नल स्टेबिलिटी यानी कि एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी को मेज़र करने के लिए नापते हैं कि इसको एक्सटर्नली कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, कि एक समय से दूसरे तक माप की बाहरी स्थिरता का आकलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द स्कोर्स आर टैब्यूलेटेड, और जो स्कोर्स हमें मिलते हैं उसे हम टैब्यूलेट करते हैं और कोरिलेशन उसका कैलकुलेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जितना ज़्यादा कोरिलेशन होगा उन दोनों के बीच में, उतनी ही ज़्यादा रिलायबिलिटी होगी। मतलब ये कि हमने जितनी बार कोरिलेशन निकाला और हर बार का अगर कोरिलेशन ज़्यादा आ रहा है तो उसकी रिलायबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है, उतनी ही अच्छी है। इस परीक्षण के लिए या इस टेस्ट के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसमें समय बहुत लंबा लगता है। मतलब ये कि अगर हमें किसी भी टेस्ट के रिजल्ट को जानना है तो उसके लिए हमें काफ़ी लंबा समय देना होगा। मतलब कि एक टेस्ट की रिलायबिलिटी को जानने के लिए हमको कम से कम 2 बार 3 बार उस टेस्ट को करना होगा, तो उसको 10 डेज के इंटरवल में करेंगे तो एटलीस्ट 1 मंथ लग जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी टेस्ट वैलिड है या नहीं, या उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, कितने % तक है, ये जानने के लिए हमें कम से कम 1 मंथ तक वेट करना होगा, जिसमें हमें कम से कम 3 बार टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अदरवाइज ये जो टेस्ट रिलायबिलिटी का जो मेथड है ये बहुत ही अप्रोप्रिएट है और बहुत ही सटीक है। दूसरा जो मेथड है उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, जिसे हम समानांतर प्रारूप विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, इक्विवेलेंट, ये इसको सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड माना जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इट इज़ यूज टू एक्सेस द कंसिस्टेंसी ऑफ द रिजल्ट ऑफ 2 टेस्ट कंस्ट्रक्टेड इन द सेम वे फ्रॉम द सेम कंटेंट डोमेन। एक ही जैसे 2 ग्रुप को लेकर के हम
दोनों में अलग अलग टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद ये देखते हैं कि दोनों की कंसिस्टेंसी कितनी है। मतलब ये कि अगर हमारे पास 100 ग्रुप हैं तो हम वो 100 ग्रुप को और उस सेम वैसे ही और 100 ग्रुप को लेकर के दोनों में टेस्ट करेंगे और दोनों में कंपेयर करेंगे कि दोनों की कंसिस्टेंसी कितनी है। It evaluate different questions and question set that seeks to access the same construct. Same construct, ये विभिन्न प्रश्नों को और अलग अलग जो हमारे questions होंगे उसका मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, जो कि समान निर्माण का आकलन करते हैं। हमें जो रिजल्ट चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम समांतर प्रारूप तैयार करेंगे। Parallel form evaluation may be done in combination with other methods such as a split half method, which divides items that measure the same construct into two tests that applies them to the same group of people. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारा स्प्लिट हाफ मेथड होता है जो कि इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। स्प्लिट हाफ मेथड में क्या होता है कि हम अपने ग्रुप को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके दोनों को टेस्ट करके कंपेयर करते हैं कि हमारे ग्रुप में रिलायबिलिटी कितनी है। तो इक्विवेलेंट पैरेलल रिलायबिलिटी को हम क्या करते हैं, कई बार ऐसा भी करते हैं कि हम इसको स्प्लिट हाफ मेथड के साथ यूज़ करते हैं या हम किसी भी मेथड के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और जब हम दूसरे मेथड के साथ इसको यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको स्प्लिट हाफ मेथड के साथ यूज़ किया तो स्प्लिट हाफ मेथड में क्या होगा कि हम अलग अलग ग्रुप में सेम टेस्ट करके कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। Different version of an assessment tool is applied to the same group of individual. हम different version of assessment tool, हम अलग अलग तरह के assessment tool को इस्तेमाल करेंगे एक ही group of individual में। मतलब हमारा group of individual एक ही होगा, उसमें हम अलग अलग टूल इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको बीएड स्टूडेंट का असेसमेंट करना है और बीएड स्टूडेंट में क्वालिटी का असेसमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चनर भी भरवाएंगे और इंटरव्यू भी लेंगे। तो आपने क्या किया कि उसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को क्वेश्चनर भी भरवाया, जो कि एक ही चीज़ जिससे कि फोकस होती है कि आपको क्वालिटी जानना है। तो उस क्वालिटी को जानने के लिए आपने क्या किया कि उनसे क्वेश्चनर भी भरवाया और उस क्वालिटी को जानने के लिए आपने उनसे वर्बल इंटरव्यू भी लिया, पर्सनल इंटरव्यू भी लिया, जिससे कि आप अपनी रिलायबिलिटी को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं और ज़्यादा उसकी रिलायबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्वेश्चनर भरवा करके भी और इंटरव्यू ले करके भी। इसके बाद एक चीज़ और जानिए, बोथ वर्जन मस्ट कंटेन सेम कंस्ट्रक्ट। तो दोनों ही वर्जन, मतलब जो आप क्वेश्चनर भरवा रहे हैं और जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें सेम कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, स्किल, नॉलेज एसेट्रा। तो उसमें क्या होना चाहिए, नॉलेज भी उसी चीज़ का होना चाहिए जो आप जानना चाहते हैं, और जो हमारा क्वेश्चनर होगा, क्वेश्चनर भी ऐसा बनना चाहिए जो कि हम जानना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये होता है इक्विवेलेंट और पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, जिसमें हम अलग अलग तरह के टूल्स को इस्तेमाल करके अपने आंसर की सेम कंस्ट्रक्शन जानते हैं, उसकी रिलायबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद हम जो तीसरा मेथड आज जानेंगे वो है स्प्लिट हाफ मेथड, जिसे हम अर्ध विच्छेदन विधि कहते हैं। It measures the content to which all parts of the test contribute equally to what is being measured. इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक ही ग्रुप को लेकर के उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपका जो डाटा का ग्रुप है वो 100 स्टूडेंट का है, तो आप उसे 50-50 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 50 स्टूडेंट का टेस्ट लेंगे एक तरह से और फिर 50 स्टूडेंट का टेस्ट अलग तरह से, और दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि उस टेस्ट की रिलायबिलिटी क्या है। This is done by comparing the result of one half of the test with the result of other half. इसमें क्या करेंगे, हम जो 100 स्टूडेंट का हमारा ग्रुप है उसको हमने 50-50 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट के टेस्ट को दूसरे पार्ट के टेस्ट के से
कंपेयर करेंगे और इससे हमारी रिलायबिलिटी निकल के आएगी. इफ द टू हाफ ऑफ द टेस्ट प्रोवाइड सिमिलर रिजल्ट, दिस वुड सजेस्ट दैट द रिजल्ट हैज़ इंटरनल रिलायबिलिटी. अगर दोनों ही पार्ट का सेम रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारा टेस्ट है इसकी इंटरनल रिलायबिलिटी अच्छी है. It can only be effective with large questionnaire in which all the question measure the same construct. ये कहाँ इफेक्टिव ज़्यादा होता है? ये वहाँ इफेक्टिव होता है जहाँ पे हमारा क्वेश्चनायर काफ़ी बड़ा हो, काफ़ी लंबा हो, in which all the question measures the same. और सारे क्वेश्चन जो है वो सेम मेजर्स यानी कि सेम तरह की चीज़ों को मेज़र करने के लिए लिखे गए हों. Odd even item or 150 or 51 to 100 are the two ways to split item. जैसे मैंने आपको बताया कि हम 100 अगर हमारे एलिमेंट है उसको हम 50-50 करके दो पार्ट में डिवाइड करके दो तरह से हम उसकी रिलायबिलिटी को निकाल सकते हैं. उन दोनों के रिजल्ट को आपस में कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं कि हमारी रिलायबिलिटी क्या है और कितनी है. तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैंने आपको रिलायबिलिटी बताया है. आगे के वीडियो में मैं आपको वैलिडिटी की पूरी जानकारी दूंगी. तो आज तक के लिए इतना ही. और आज आप इवनिंग की क्लास में मुझसे जुड़ के अपने क्वेश्चंस मुझसे कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.